कभी सोचा है कि 2025 में ऐसा कौन सा एक स्किल हो सकता है जो किसी की भी सैलरी को लाखों में पहुंचा दे और करियर में जबरदस्त ग्रोथ दे? देखिए, अगर सही स्किल सीख लिया जाए ना, तो किसी भी प्रोफेशनल की मार्केट वैल्यू कई गुना बढ़ सकती है। आज हम 2025 के उसी टॉप हाई पेइंग स्किल पर बात करने वाले हैं, जिसे सीखकर कोई भी अपनी जिंदगी और अपने करियर दोनों की दिशा बदल सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो हुनर है कौन सा? आज का जॉब मार्केट इतनी तेजी से बदल रहा है कि सही स्किल चुनना ही सबसे मुश्किल भी है और सबसे ज्यादा फायदेमंद भी। एक सही स्किल किसी को भी पूरी भीड़ से अलग कर सकता है और उसकी प्रोफेशनल वैल्यू को आप कह सकते हैं नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो स्किल जो 2025 में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। जी हाँ, एआई और एमएल ही वो चाबी है जो भविष्य के हाई पेइंग करियर के सारे दरवाजे खोलने वाली है। देखिए, एआई और एमएल सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे एक्सपर्ट्स को ढूंढ रही हैं, सैलरी लाखों में है, जिस पर हम आगे और बात करेंगे। और अगर किसी को नौकरी नहीं करनी, तो फ्रीलांसिंग और खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए इससे बेहतर फील्ड आज कोई और नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, ये किसी की भी प्रोफेशनल वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है। तो ठीक है, अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और देखते हैं कि इस दावे के पीछे आखिर सबूत क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बढ़ती डिमांड की, जो सच में हर गुजरते दिन के साथ आसमान छू रही है। एक बात समझनी होगी कि ये कोई लोकल ट्रेंड नहीं है। अमेरिका से लेकर भारत तक हर देश में, हर इंडस्ट्री में एआई और एमएल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत महसूस की जा रही है। कंपनियां अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए, डेटा से बेहतर फैसले लेने के लिए और नए-नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एआई की तरफ ही देख रही हैं। और हाँ, कंपनियों को सिर्फ थ्योरी जानने वाले लोग नहीं चाहिए। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो असल में एआई टूल्स बना सकें, उन्हें लागू कर सकें और उनसे बिजनेस को फायदा पहुंचा सकें। मतलब असली खेल तो प्रैक्टिकल स्किल्स का ही है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद हम सभी को इंतजार था, पैसा। आखिर इस स्किल को सीखने से कमाई कितनी हो सकती है? तो चलो देखते हैं कि इंडिया में सीन क्या है। भारत में एआई प्रोफेशनल्स की मांग इतनी ज्यादा है कि कंपनियां उन्हें मुंह मांगा पैसा देने को तैयार बैठी हैं। एक एवरेज एआई इंजीनियर की सालाना सैलरी का जो आंकड़ा है ना, वो शायद आपको हैरान कर दे। जी हाँ, 10 से 20 लाख रुपए सालाना। और सुनिए, ये तो बस एक एवरेज स्टार्टिंग फिगर है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज बढ़ती है, ये नंबर आसानी से डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। ये साफ दिखाता है कि कंपनियां इस स्किल के लिए कितना ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मतलब 9 to 5 जॉब। कॉर्पोरेट जॉब में तो एक सिक्योर और हाई पेइंग करियर है ही, लेकिन अगर कोई अपना काम करना चाहता है, तो फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप के जरिए भी एआई स्किल्स इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकते हैं। तो अब तक हमने जो भी बात की है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है। एआई और एमएल सीखना सिर्फ एक नया स्किल हासिल करना नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो किसी के पूरे करियर की दिशा ही बदल सकता है। एआई और एमएल एक हाई वैल्यू स्किल की परिभाषा में एकदम फिट बैठता है। ये ना सिर्फ एक अच्छी नौकरी दिलाता है, बल्कि इंडिपेंडेंटली काम करने और इनकम के कई अलग-अलग रास्ते बनाने की आज़ादी भी देता है। आखिर में सारी बात बस इस एक लाइन पर आकर खत्म हो जाती है। ये एक ऐसा हुनर है जिसमें वाकई किसी की प्रोफेशनल जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत है और करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का दम है।
आज तो हमने देखा कि एआई क्या कर रहा है, लेकिन जरा सोचिए, जब ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर पहलू में शामिल हो जाएगी, तब करियर के कितने नए और कितने रोमांचक अवसर पैदा होंगे। भविष्य सचमुच यही है। भविष्य के लिए तैयार हैं? चलिए आज बात करते हैं 2025 के सबसे हॉट करियर ऑप्शन की, यानी एआई और मशीन लर्निंग की। और साथ ही जानेंगे कि कौन से स्किल्स हमें एक शानदार करियर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो एक सीधा सा सवाल, आने वाले समय में मतलब 2025 तक सबसे जरूरी और सबसे डिमांडिंग स्किल कौन सा होने वाला है? कोई अंदाजा? चलिए देखते हैं। जवाब है एआई और एमएल। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है 20 से 30%, ये एआई जॉब्स की सालाना ग्रोथ है। मतलब हर साल इस फील्ड में नौकरियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, ये जबरदस्त है। ये तो साफ है कि एआई और एमएल की डिमांड आसमान छू रही है, पर सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। आइए इसके पीछे के असली कारणों को समझते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है पैसा और मौके। 2025 तक सिर्फ भारत में एआई का मार्केट $10 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। ये एक इतना बड़ा मौका है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। देखिए, एआई अब सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है। हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस और ई-कॉमर्स तक हर इंडस्ट्री इसका इस्तेमाल कर रही है। क्यों? क्योंकि इससे कंपनियों का खर्चा कम होता है, काम बेहतर होता है और कुछ नया करने की यानी इनोवेशन की स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, डिमांड और मौकों की बात तो हो गई, लेकिन ये एआई और एमएल असल में हैं क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल भाषा में कहें तो एआई का मतलब है मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और फैसले लेने की ताकत देना, जैसे कि चैट जीपीटी से बातें करना या फिर टेस्ला जैसी सेल्फ ड्राइविंग कारें जो खुद ब खुद रास्ते पहचान लेती हैं। और मशीन लर्निंग यानी एमएल, समझिए कि ये वो इंजन है जो एआई को चलाता है। इसमें मशीनें लगातार डेटा से सीखकर खुद को बेहतर बनाती रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे नेटफ्लिक्स आपको आपकी पसंद की फिल्में और शोज रेकमेंड करता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एआई एक बड़ा लक्ष्य है, यानी समझदार मशीनें बनाना, और एमएल उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक तरीका है, मतलब डेटा से लगातार सीखना और बेहतर होते जाना। तकनीक तो समझ ली, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि इस फील्ड में करियर बनाने पर कमाई कितनी हो सकती है और किस तरह के मौके हैं। इस फील्ड में नौकरियों के कई शानदार ऑप्शन हैं, जैसे मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और रोबोटिक्स इंजीनियर। और एनएलपी इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल तो एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे वॉइस असिस्टेंट बनाते हैं, जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अब सैलरी की बात करें तो भारत में एक फ्रेशर भी सालाना 6 से 10 लाख रुपए कमा सकता है, और थोड़ा अनुभव होने के बाद ये कमाई 50 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। और ग्लोबल लेवल पर तो ये पैकेज और भी बड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस रोमांचक फील्ड में एंट्री कैसे की जाए। चलिए सफलता के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। इस फील्ड में सफल होने के लिए कुछ जरूरी स्किल्स सीखने होंगे। इसकी शुरुआत पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषा से होती है। उसके बाद मैथ्स की अच्छी समझ, टेंसरफ्लो जैसे टूल्स, एसक्यूएल जैसे डेटाबेस और एडब्ल्यूएस जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अच्छी पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। ये स्किल सीखने के लिए कौरसेरा और यूट्यूब जैसे कई मुफ्त और पेड कोर्स ऑनलाइन मौजूद हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, सबसे जरूरी है कि खुद के प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, क्योंकि असली लर्निंग वहीं से होती है और वही स्किल को साबित करता है। देखिए, जब नौकरी के लिए आवेदन किया जाएगा तो डिग्री या सर्टिफिकेशन से ज्यादा आपके प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो मायने रखेगा। एक अच्छा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो ही हजारों की भीड़ से अलग खड़ा करेगा। अब बात करते हैं भविष्य की। इस फील्ड में आगे क्या होने वाला है और इस रास्ते में क्या चुनौतियां आ सकती हैं। एआई का भविष्य बहुत ही रोमांचक है। जनरेटिव एआई जो म्यूजिक और वीडियो बना सकता है, से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों और पर्सनलाइज्ड दवाइयों तक, हम सच में एक नई तकनीकी क्रांति की शुरुआत देख रहे हैं। लेकिन इस रास्ते में कुछ चुनौतियां भी हैं। नैतिक मुद्दे जैसे एआई में भेदभाव और नौकरियों पर असर, सरकारों के नए नियम और कानून, और हाँ, डिमांड ज्यादा होने की वजह से कंपटीशन भी बहुत सख्त है। तो संदेश साफ है, ये एक शानदार मौका है, लेकिन मुकाबला भी कड़ा है। और इस दौड़ में सबसे आगे निकलने का सबसे अच्छा तरीका है एक मजबूत प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट से भरा पोर्टफोलियो बनाना।
एआई और मशीन लर्निंग सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक क्रांति है जो हमारी दुनिया को हर पल बदल रही है। तो असली सवाल ये है, क्या हम सब इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? नमस्कार। कभी सोचा है कि 2025 में सबसे डिमांडिंग करियर कौन सा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही फील्ड को समझने वाले हैं जो न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि हमारी डिजिटल दुनिया के लिए बेहद जरूरी भी है, साइबर सिक्योरिटी। अब जरा इस नंबर पर नजर डालिए, $10 ट्रिलियन। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, और यही नंबर आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और यकीन मानिए, ये हमारी सोच से कई ज्यादा पर्सनली हम सबसे जुड़ा हुआ है। यह है 2025 तक पूरी दुनिया में होने वाले साइबर क्राइम से नुकसान का अनुमान। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है, और इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस बढ़ते खतरे को आखिर रोकेगा कौन? इस डिजिटल लड़ाई के मैदान में हमें हीरोज की जरूरत है, और वो हीरो कोई भी हो सकता है। तो ठीक है, ये $10 ट्रिलियन का जो मसला है, चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ये डिजिटल खतरा इतना बड़ा क्यों है, और कैसे ये किसी के लिए एक जबरदस्त मौका भी बन सकता है? आइए अपने पहले सेक्शन में इसी का पता लगाते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी आखिर ये है क्या चीज? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये अपनी डिजिटल दुनिया को बचाने का एक तरीका है। सोचिए, जैसे हम अपने घर को चोरों से बचाने के लिए ताला लगाते हैं ना, बस साइबर सिक्योरिटी वो ही डिजिटल ताला है जो हमारे ईमेल, बैंक अकाउंट्स और सारे पर्सनल डेटा को हैकर्स से महफूज रखता है। तो फिर इस फील्ड में इतनी जबरदस्त डिमांड आ कहां से रही है? असल में डेटा लीक्स और साइबर अटैक अब आम बात हो गई है, रोज की खबर बन चुकी है, और इसका सबसे ज्यादा असर बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसे जरूरी सेक्टर्स पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ अटैकर भी एआई वाले टूल से ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, और इसके जवाब में कंपनियां अपनी हिफाजत के लिए एक्सपर्ट्स को हायर करने पर अरबों खर्च कर रही हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हमारा दूसरा सेक्शन इसी बारे में है कि कोई साइबर गार्डियन यानी एक डिजिटल रक्षक कैसे बन सकता है। इसमें हम अलग अलग रोल्स और वहां तक पहुंचने के पूरे रोड मैप को एक्सप्लोर करेंगे। इस फील्ड में कई मजेदार रोल्स हैं, जैसे एथिकल हैकर्स। इन्हें आप अच्छे वाले हैकर्स समझ सकते हैं, जो क्रिमिनल से पहले ही सिस्टम की कमजोरियां ढूंढ निकालते हैं। फिर हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये डिजिटल जासूसों की तरह नेटवर्क पर नजर रखते हैं और हमलों को रोकते हैं। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, वो आर्किटेक्ट हैं जो मजबूत डिजिटल किले बनाते हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, हमले के बाद फौरन एक्शन में आते हैं और हालात को संभालते हैं। और फोरेंसिक एक्सपर्ट, ये डिटेक्टिव की तरह डिजिटल क्राइम की तह तक जाते हैं। तो कोई इस सफर को शुरू कैसे करे? इसे 4 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले नेटवर्किंग और लिनक्स जैसे बेसिक्स पर पकड़ बनानी होगी। फिर काली लिनक्स और वायर शार्क जैसे इंडस्ट्री के टूल्स पर हाथ साफ करना होगा। इसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग और क्लाउड सिक्योरिटी जैसी जरूरी स्किल्स को डेवलप करना होगा। और आखिर में CEH या CISP जैसे सर्टिफिकेशन से अपनी नॉलेज को वैलिडेट करना होता है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, पैसा और फ्यूचर। हमारे सेक्शन 3 में हम यही देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में करियर इतना रिवॉर्डिंग क्यों है और आगे इसमें क्या होने वाला है। भारत में कमाई की बात करें तो पोटेंशियल जबरदस्त है। कोई अगर एंट्री लेवल पर शुरू कर रहा है तो भी 5 से 8 लाख सालाना से शुरुआत होती है, लेकिन जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता है, मिड लेवल पर ये 12 से 20 लाख और सीनियर लेवल पर 25 से 50 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। और हाँ, सिर्फ पारंपरिक नौकरी ही एक रास्ता नहीं है। फ्रीलांस बग बाउंटी हंटर्स होते हैं जो कंपनियों के सिस्टम में कमियां ढूंढते हैं, और सिर्फ एक कमी ढूंढने के लिए उन्हें साल में $1 लाख से भी ज्यादा मिल सकता है। ये एक बहुत ही लुक्रेटिव और फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। और ये फील्ड फ्यूचर प्रूफ क्यों है वो भी देख लेते हैं। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरों को पहले से भांपने और रोकने में मदद करेगी। हमारे स्मार्ट घरों और शहरों में अरबों डिवाइस होंगे जिन्हें IoT सिक्योरिटी की जरूरत होगी। क्लाउड और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, इन एरियाज में भी एक्सपर्ट्स की मांग आसमान छुएगी। लेकिन देखिए, जहां इतना बड़ा मौका होता है वहां चुनौतियां भी होती हैं। तो हमारे आखिरी सेक्शन में हम एक बैलेंस्ड नजरिया लेंगे और समझेंगे कि इस फील्ड में कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, मौका बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में डिमांड है, सैलरी शानदार है और काम भी ऐसा है जिससे फर्क पड़ता है। लेकिन चैलेंज ये है कि अटैकर्स भी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार स्मार्ट हो रहे हैं।
अच्छी जॉब्स के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस फील्ड में टिके रहने के लिए लगातार सीखते रहना पड़ता है। ये बात इसे बिल्कुल सही तरीके से बताती है। अच्छे एक्सपर्ट्स की कमी तो है, लेकिन साथ ही साथ कंपटीशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी मेहनत करने और लगातार अपने स्किल्स को इंप्रूव करने को तैयार है, उसके लिए यहाँ एक असली मौका है। देखिए, हमारी इस डिजिटल दुनिया को बनाने वाले भी चाहिए और इसे बचाने वाले भी। तो सवाल ये है, क्या ये वो काम है जिसके लिए कोई बना है? क्या कोई उन लोगों में से एक होगा जो हमारे डिजिटल भविष्य को सुरक्षित रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। नमस्ते, अगर 2025 के लिए अपने करियर को लेकर कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो आज हम एक ऐसे फील्ड की बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डेटा साइंस की। तो चलिए, बिना किसी लाग लपेट के सीधे पॉइंट पर आते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 1.5 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये 2025 तक सिर्फ भारत में डेटा साइंस की जॉब्स का अनुमान है। कमाल की बात है ना? तो जाहिर है दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? अचानक से इतनी डिमांड कहां से आ गई? हर कंपनी को डेटा साइंटिस्ट क्यों चाहिए? चलिए, इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2025 के डेटा बूम की। आखिर ये है क्या और इसमें मौके कैसे छिपे हैं? समझते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो इस फील्ड को इतना पावरफुल बना रही हैं। और देखिए, ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। अगर पूरी दुनिया पर नजर डालें तो 2025 तक बिग डेटा मार्केट $300 बिलियन का होने का अनुमान है। मतलब जरा सोचिए, इस इंडस्ट्री का स्केल कितना बड़ा है। तो सवाल यह है कि इस डिमांड के पीछे का इंजन क्या है? देखिए, हर सेकंड, लिटरली हर सेकंड इंटरनेट पर लाखों जीबी डेटा जनरेट हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, हेल्थ ऐप्स, सब कुछ डेटा ही तो है। अब कंपनियों को यह समझना है कि उनके कस्टमर आखिर चाहते क्या है, और यहीं पर डेटा काम आता है। ये वो कच्चा तेल है जिसे रिफाइन करके कीमती इनसाइट्स निकाले जाते हैं। आज चाहे हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो या रिटेल, हर इंडस्ट्री इसी डेटा पर दौड़ रही है। चलिए, डिमांड तो समझ आ गई, लेकिन इस फील्ड में घुसने से पहले जरा इसका मैप समझ लेते हैं। मतलब डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? अगर सीधी सादी भाषा में समझें तो डेटा साइंस क्या है? ये एक कला है और विज्ञान भी। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे डेटा को पहले जमा किया जाता है, फिर उसे साफ सुथरा किया जाता है, और फिर उसमें से पैटर्न और ट्रेंड्स को खोजकर भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है। अब देखिए, इन दोनों का फर्क समझने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। डेटा साइंस का काम है प्रिडिक्शन, यानी भविष्यवाणी करना। ये बताता है आगे क्या हो सकता है। वहीं डेटा एनालिटिक्स का काम है डिसीजन, यानी फैसला लेना। ये बताता है अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो एक तरह से एक भविष्य बताता है और दूसरा उस भविष्य को देखकर आज एक्शन लेने की सलाह देता है। सिंपल। चलिए, अब आते हैं इस सफर के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, मंजिल। मतलब इस फील्ड में करियर कैसा है, कौन कौन सी जॉब्स मिलती हैं, और सबसे जरूरी बात, कमाई कितनी होती है। और देखिए, ये सिर्फ एक जॉब टाइटल नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिग डेटा इंजीनियर, डेटा आर्किटेक्ट, बीआई डेवलपर, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। यहाँ रोल्स की कोई कमी नहीं, बहुत सारे अलग अलग मौके हैं। और अब बात करते हैं पैसों की। ये टेबल अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। भारत में ही देख लीजिए, एंट्री लेवल पर भी 6 से 10 लाख सालाना का पैकेज मिल सकता है। थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, मतलब 3 से 5 साल, तो ये आंकड़ा बढ़कर 12 से 20 लाख तक पहुंच जाता है। और सीनियर लेवल पर तो 25 से 40 लाख या उससे भी ज्यादा की उम्मीद की जा सकती है। और अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो फिर तो नंबर्स और भी इंप्रेसिव हैं। ओके, तो मंजिल पता चल गई, कमाई का अंदाजा भी हो गया, पर वहां तक पहुंचने के लिए जो सामान चाहिए वो टूलकिट क्या होगा? चलिए, अब बात करते हैं एक प्रोफेशनल स्टैक बनाने की। इस फील्ड में टेक स्टैक शब्द बहुत सुनने को मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है वो जरूरी स्किल्स और टेक्नोलॉजीज जो आनी ही चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं कि इस स्टैक में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर स्किल्स की, मतलब बुनियाद की। प्रोग्रामिंग की बात करें तो पाइथन, आर और एसक्यूएल तो मस्ट है। डेटाबेस के लिए माईएसक्यूएल और मोंगोडीबी पर पकड़ होनी चाहिए। और हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के बिना डेटा साइंस अधूरा है।
और टेक्निकल स्किल्स के अलावा कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी ही, बल्कि कभी-कभी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक बार जब ये बेसिक्स मजबूत हो जाएं, फिर बारी आती है एडवांस्ड टूल्स की। मशीन लर्निंग में हाथ आजमाना है तो टेंसरफ्लो और पायटॉर्च जैसे फ्रेमवर्क सीखने होंगे। बहुत बड़े डेटा सेट्स को हैंडल करने के लिए हडूप और स्पार्क काम आते हैं। और सबसे ज़रूरी, अपने एनालिसिस को एक कहानी की तरह पेश करने के लिए टैब्ल्यू या पावर बीआई जैसे विजुअलाइजेशन टूल्स भी सीखने पड़ेंगे। अच्छा, स्किल्स तो सीख लीं, पर उनको दिखाएंगे कैसे? यहीं पे काम आता है एक ज़बरदस्त पोर्टफोलियो। और एक किलर पोर्टफोलियो बनाने के लिए कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करने होंगे, जैसे किसी कंपनी के कस्टमर क्यों छोड़कर जा रहे हैं इसका एनालिसिस करना, या स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना, या फिर नेटफ्लिक्स जैसा अपना खुद का एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना। और सबसे ज़रूरी बात, इन सभी प्रोजेक्ट्स को गिटहब पर डालना मत भूलिएगा। ये आज के ज़माने का रिज्यूमे है और इससे जॉब मिलने के चांस सच में कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमने रास्ता देख लिया, मंजिल समझ ली और टूल किट भी तैयार कर लिया। अब आखिर में थोड़ा आगे की सोचते हैं। भविष्य में क्या है और रास्ते में क्या मुश्किलें आ सकती हैं? देखिए, डेटा साइंस का भविष्य तो और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। एआई के साथ इसका इंटीग्रेशन और भी गहरा होगा। ऑगमेंटेड एनालिटिक्स जैसी चीज़ें सामने आएंगी, जहां मशीनें खुद ब खुद डेटा में से इनसाइट्स निकाल कर देंगी। डेटा प्राइवेसी और एथिक्स ये बहुत बड़े मुद्दे बनेंगे, और हेल्थ केयर जैसे ज़रूरी सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल और तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन हाँ, हर अच्छी चीज़ की तरह यहाँ भी कुछ चुनौतियाँ हैं। पहली बात, कंपटीशन। ये फील्ड पॉपुलर हो रहा है तो भीड़ से अलग दिखने के लिए दमदार प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी होगा। दूसरी चुनौती है डेटा की क्वालिटी। एक पुरानी कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी अगर कच्चा डेटा ही खराब है तो नतीजे भी खराब ही होंगे। और आखिर में प्राइवेसी। डेटा को लेकर नियम कानून लगातार सख्त हो रहे हैं तो उनका भी ध्यान रखना होगा। तो अब सवाल ये है कि ये जो डेटा ड्रिवन भविष्य बन रहा है, इससे आकार देने में अगली भूमिका किसकी होगी? इससे कौन नई दिशा देगा? नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं 2025 के भारत में एक बहुत बड़े करियर अवसर की। ये दुनिया है डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन की। अगर कोई ये समझना चाहता है कि आने वाले वक्त में ये इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, तो ये विश्लेषण उसके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। चलिए सीधे नंबर से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो आंकड़ा है उसे जरा देखिए, 85 करोड़। जी हाँ, ये भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या है। मतलब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी डिजिटल दुनिया है जो हर रोज बड़ी होती जा रही है। और अब इस नंबर को देखिए, 24 अरब डॉलर। 2025 तक भारत का डिजिटल मार्केटिंग मार्केट इतना बड़ा होने का अनुमान है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये एक तरह का डिजिटल गोल्ड रश है। और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मौके कहाँ कहाँ छुपे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब अचानक से क्यों हो रहा है? इस सेक्शन में हम समझेंगे कि इस डिजिटल धमाके के पीछे आखिर वजह क्या है। तो इसकी डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है? देखिए, इसके पीछे 3 बहुत बड़ी वजह हैं। पहली, 85 करोड़ से भी ज्यादा की ऑनलाइन आबादी। दूसरी, आज छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़े से बड़े ब्रांड तक हर किसी को ऑनलाइन दिखना है, अपनी एक पहचान बनानी है। और तीसरी और शायद सबसे ज़रूरी बात, आज की जो युवा पीढ़ी है वो कुछ भी खरीदने का फैसला ऑनलाइन रिव्यू, वीडियो और एड्स देखकर ही करती है। मतलब सारा ध्यान, सारी नज़रें अब ऑनलाइन हैं। तो क्यों? तो समझ आ गया। अब आते हैं क्या पर। इस पूरी इंडस्ट्री के 2 सबसे मजबूत पिलर हैं। एक है डिजिटल मार्केटिंग और दूसरा है कंटेंट क्रिएशन। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? बहुत आसान भाषा में समझें तो ऑनलाइन किसी भी चीज़ का प्रमोशन करना, चाहे वो गूगल पर ऐड चलाना हो, इंस्टाग्राम पर कोई कैंपेन करना हो या फिर ईमेल भेजना हो। इसका एक ही मकसद है, प्रमोशन। तो फिर कंटेंट क्रिएशन क्या चीज़ है? ये वो आर्ट है जिससे ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिनसे लोग जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, जैसे कि वीडियोस, ब्लॉग्स या पॉडकास्ट। इसका काम सिर्फ बेचना नहीं है, इसका काम है एक ऑडियंस बनाना, एक भरोसा बनाना। अब इस स्लाइड में जो फर्क है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, मार्केटिंग है प्रचार, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पुश कर रहे हैं। और कंटेंट क्रिएशन है कनेक्शन, मतलब आप लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। एक धक्का है तो दूसरा खिंचाव, और दोनों मिलकर ही काम करते हैं। और ये लाइन सच में सब कुछ कह देती है।
2025 में कंटेंट ही सबसे बड़ी करेंसी यानी मुद्रा है। जैसे हम पैसों से चीजें खरीदते हैं ना, वैसे ही आज ब्रांड्स अच्छे कंटेंट से लोगों का ध्यान और भरोसा यानी अटेंशन और ट्रस्ट खरीदते हैं, और इसी पर वो सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो आप सबसे बड़ा सवाल, इस दुनिया में एंट्री कैसे करें? ये सेक्शन एक रोड मैप जैसा है जो ये बताएगा कि इसमें कौन कौन से रास्ते हैं और किन स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ ना बहुत सारे मजेदार और हाई पेइंग रोल्स हैं। जैसे एसईओ स्पेशलिस्ट का काम है वेबसाइट को गूगल पर टॉप पर लाना, सोशल मीडिया मैनेजर किसी ब्रांड की ऑनलाइन आवाज बनता है, और कंटेंट क्रिएटर तो अपनी खुद की ऑडियंस बनाता है। इस लिस्ट में और भी कई जरूरी रोल्स हैं और हर किसी की अपनी खास जगह है। इन रोल्स के लिए कुछ स्किल्स तो जरूरी हैं ही, जैसे एसईओ, सोशल मीडिया और अच्छी राइटिंग। लेकिन 2025 में जो असली गेम चेंजर है वो है एआई टूल्स। ChatGPT जैसे टूल्स अब सिर्फ ऑप्शन नहीं है, बल्कि काम को कई गुना तेज और बेहतर बनाने के लिए जरूरी हो गए हैं। ये समझिए कि एक सुपर पावर की तरह है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में होता है, पैसे कितने बनते हैं इसमें? चलिए भारत के सैलरी लैंडस्केप पर एक नजर डालते हैं। अगर सैलरी रेंज को देखें तो एक एग्जीक्यूटिव लेवल पर शुरुआत 4 से 6 लाख सालाना से हो सकती है। थोड़ा एक्सपीरियंस आने पर एक स्पेशलिस्ट 12 लाख तक कमा सकता है, और मैनेजर की सैलरी तो 20 लाख या उससे भी ऊपर जा सकती है। और यहाँ देखिए, फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो स्काई इज द लिमिट, मतलब कमाई की कोई ऊपरी सीमा ही नहीं है। ये पूरी तरह उनकी ऑडियंस और मेहनत पर निर्भर करता है। चलिए अब थोड़ा भविष्य में झांकते हैं। 2025 के बाद इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा होगा और इसमें क्या-क्या चैलेंज आएंगे, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो आगे क्या होने वाला है? कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें। एआई की मदद से मार्केटिंग और भी ज्यादा पर्सनल हो जाएगी। लोग टाइप करने के बजाय बोलकर सर्च करेंगे, यानी वॉइस सर्च का जमाना आएगा। वीडियो, खास तौर पर शॉर्ट्स और रील्स, इनका दबदबा बना रहेगा। और सबसे बड़ा बदलाव, अब लोग बड़े बड़े ब्रांड्स से ज्यादा अपने फेवरेट क्रिएटर्स पर भरोसा करेंगे। इसी को कहते हैं क्रिएटर इकोनॉमी। लेकिन रुकिए, क्या ये दौड़ इतनी आसान है? हर मौके के साथ कुछ चैलेंज भी आते हैं। तो वो क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है लगातार होता हुआ बदलाव। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के एल्गोरिदम्स हर कुछ महीनों में बदल जाते हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि भीड़ से अलग दिखना मुश्किल है। नकली फॉलोअर से बचना और डेटा प्राइवेसी के नए सख्त कानूनों को मानना भी जरूरी होगा। तो मंत्र एक ही है, सीखते रहना होगा और बदलते रहना होगा। और जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा, एआई और मेटावर्स के इस नए दौर में वो अगला सबसे बड़ा और कीमती डिजिटल स्किल क्या होगा? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो चुपचाप हमारी डिजिटल दुनिया की नींव को ही बदल रही है। और ये कोई मामूली नया ऐप या गैजेट नहीं है, ये है इंटरनेट का अगला दौर, द नेक्स्ट इवोल्यूशन। और देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये किसी एक इंडस्ट्री तक ही नहीं रुकने वाला। मतलब फाइनेंस से लेकर गेमिंग, सोशल मीडिया, अरे हेल्थ केयर तक, हर चीज को ये जड़ से बदलने की ताकत रखता है। तो सवाल ये है कि इस फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले हमें उस एक कोर आइडिया को समझना होगा जिस पर ये सब कुछ टिका है। और वो आइडिया है ब्लॉकचेन। आप इसे इस नए डिजिटल युग की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं, वो बुनियाद जिस पर सब कुछ बनाया जा रहा है। तो आखिर ये ब्लॉकचेन है क्या चीज? सोचिए, एक जादुई डिजिटल बही खाता है, एक ऐसा रिकॉर्ड जो किसी एक जगह पर नहीं बल्कि हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ रखा जाता है। सब इसे देख सकते हैं, लेकिन एक बार जो लिख दिया उसे कोई बदल नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। इसी को हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। इसकी सबसे पहली और आई थिंक सबसे जरूरी खूबी है डिसेंट्रलाइज्ड होना। मतलब कोई एक बॉस नहीं है, कंट्रोल किसी एक बैंक, किसी एक सरकार या कंपनी के हाथ में नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क में बटा हुआ है। दूसरी खूबी है इम्यूटेबल, मतलब जिसे बदला ना जा सके। एक बार ब्लॉकचेन पर कोई जानकारी डाल दी गई ना, तो बस वो पत्थर की लकीर है, उसे ना तो बदला जा सकता है ना ही डिलीट किया जा सकता है। और यही चीज इसे सुपर ट्रस्टवर्दी बनाती है। फिर आती है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। हाँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सबकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है।
नहीं, इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शंस को कोई भी नेटवर्क पर वेरीफाई कर सकता है। कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, जिससे पूरे सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है। और आखिर में इन सबको एक साथ बांध कर रखती है इसकी सिक्योरिटी। इसमें इतनी पावरफुल क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है कि ये एक डिजिटल किले जैसा बन जाता है। इसे हैक करना या तोड़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, अब हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसे बदला नहीं जा सकता और जो सुपर सिक्योर भी है। तो अगला सवाल क्या है? यही कि भाई हम इससे बना क्या सकते हैं? और यहीं से वेब 3 की कहानी शुरू होती है, इंटरनेट का अगला चैप्टर। अगर हम इंटरनेट के सफर को देखें ना, तो एवोल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। पहले था वेब 1, जहां हम सिर्फ पढ़ सकते थे, समझिए एक ऑनलाइन अखबार। फिर आया वेब 2, जिसमें हम कंटेंट बना भी सकते थे और शेयर भी कर सकते थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब। और अब आ रहा है वेब 3, एक नया दौर। पढ़ो, लिखो और मालिक भी बनो। जी हाँ, ये है डिजिटल ओनरशिप का जमाना। इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। वेब 2 की दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल, फेसबुक, ये हमारे डेटा की मालिक हैं। एक तरह से प्रोडक्ट हम ही हैं। लेकिन वेब 3 इस पूरी गेम को ही बदल देता है। यहाँ पर हमारा डेटा, हमारी डिजिटल आइडेंटिटी और हमारे डिजिटल एसेट्स, इन सब पर कंट्रोल सिर्फ हमारा होता है। पावर वापस लोगों के हाथ में आ रही है। ओके, तो ये सब सुनने में तो बड़ा रेवोल्यूशनरी लग रहा है ना? लेकिन सवाल ये है कि ये सब बन कैसे रहा है? चलिए अब उन टूल्स और प्लेटफॉर्म्स पर नजर डालते हैं जो इस नए फ्यूचर को हकीकत में बदल रहे हैं। स्क्रीन पर जो नाम दिख रहे हैं, ये वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहां वेब 3 की दुनिया गढ़ी जा रही है। इथीरियम समझ लीजिए सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, जैसे कंप्यूटर में विंडोज होता है। वहीं सोलाना और पॉलीगॉन जैसे नए प्लेटफॉर्म्स स्पीड और कम कॉस्ट पर फोकस कर रहे हैं। ये सब इस नए इंटरनेट के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह है। और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बन रही हैं कुछ कमाल की चीजें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बिना किसी मिडलमैन की डील पक्की करवाते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई है, जो बैंकिंग को हर किसी की पहुंच में ला रहा है। और एनएफटीज, जो डिजिटल वर्ल्ड में किसी भी चीज की ओनरशिप का सबूत हैं। ये सब अब सिर्फ थ्योरीज नहीं है, ये आज की हकीकत है। ठीक है, ये सब टेक्निकल बातें तो हो गईं, लेकिन आम जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए अब जरा डेवलपर्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हम सबकी जिंदगी पर कैसे असर डाल सकती है। देखिए, इसके यूज केसेस लिटरली अनगिनत है। फाइनेंस में विदेशों में पैसा भेजना कहीं ज्यादा सस्ता और तेज हो सकता है। जरा सोचिए, सप्लाई चेन में आप बस एक क्यूआर कोड स्कैन करके ये पता लगा सकते हैं कि जो कॉफी पी रहे हैं वो किस खेत से आई है। या फिर वोटिंग सिस्टम्स जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो और जिनमें कोई छेड़छाड़ ना हो सके। फाइनेंस से लेकर हेल्थ केयर तक ये हर सिस्टम को ज्यादा भरोसेमंद और सिक्योर बना सकती है। अब जब भी इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आता है तो अपने साथ लाता है ढेर सारे अवसर। तो सवाल ये उठता है कि इसका करियर्स पर क्या असर पड़ रहा है? इस नई दुनिया में मौके कहाँ कहाँ हैं? जरा ये आंकड़ा देखिए, 40 लाख रुपए सालाना। जी हाँ, भारत में एक एक्सपीरियंस्ड वेब 3 डेवलपर की ये एवरेज सैलरी हो सकती है। और ये आंकड़ा खुद बताता है कि मार्केट में इस स्किल की कितनी जबरदस्त डिमांड और वैल्यू है। जानकारों का मानना है कि अगले 5 से 10 साल ब्लॉकचेन और वेब 3 का ही दबदबा रहने वाला है, खासकर फाइनेंस, गेमिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स में। इसका सीधा मतलब है कि इस फील्ड में ग्रोथ की संभावनाएं जबरदस्त हैं। तो ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल जो सोचना बहुत जरूरी है। जब इंटरनेट की पावर कुछ गिनी चुनी कंपनियों के हाथ से निकलकर हम सबके हाथ में आएगी, तो हम उस पावर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्योंकि ये भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये हमारी सोच का भी है। नमस्कार। सोचिए, 2025 में वो कौन सी एक स्किल है जो सबसे ज्यादा डिमांड में होगी और सबसे ज्यादा पैसा भी दिलाएगी? जवाब है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो चलिए आज इसी की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि 2025 में कामयाबी के लिए इसका रोड मैप क्या होना चाहिए। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, $800 बिलियन। जी हाँ, ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, बल्कि आने वाले कल की टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी कहानी का पहला पन्ना है। बिल्कुल सही। ये मशहूर रिसर्च फर्म गार्टनर का अनुमान है कि 2025 तक ग्लोबल क्लाउड मार्केट
$800 बिलियन के भी पार चला जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है इस फील्ड में नौकरियों और नए नए इनोवेशन का एक जबरदस्त तूफान आने वाला है। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन 5 जरूरी बातों को समझेंगे। क्लाउड की इतनी जबरदस्त डिमांड आखिर है क्यों? ये क्लाउड कंप्यूटिंग असल में है क्या चीज? इसमें करियर और कमाई के क्या मौके हैं? इन स्किल्स को सीखा कैसे जाए? और हाँ, आखिर में इसका भविष्य क्या है और क्या है इसकी चुनौतियां? चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्लाउड की ये जबरदस्त डिमांड, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आज छोटी से लेकर बड़ी हर कंपनी को क्लाउड एक्सपर्ट्स चाहिए ही चाहिए? देखिए, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी वजहें हैं। पहली तो ये कि आज हर कंपनी डिजिटल बन रही है, जिसे हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। फिर चाहे डेटा स्टोर करना हो, एआई चलाना हो या साइबर सिक्योरिटी हो, सब कुछ अब क्लाउड पर जा रहा है। ऊपर से रिमोट वर्क का कल्चर और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल्स ने तो इसे और भी तेज कर दिया है। और बात सिर्फ बड़ी कंपनियों की नहीं है, भारत के नए नए स्टार्टअप्स भी धड़ाधड़ क्लाउड एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं। ठीक है, डिमांड की बात तो समझ में आ गई, पर ये क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर है क्या भला? चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का सीधा सा मतलब है अपना डेटा और अपनी ऐप्स को अपने कंप्यूटर या ऑफिस के सर्वर में रखने की बजाय इंटरनेट पर कहीं दूर रखे हुए पावरफुल सर्वर्स के नेटवर्क पर रखना और इस्तेमाल करना। अरे हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। गूगल ड्राइव हो या नेटफ्लिक्स, ये सब क्लाउड पर ही तो चल रहे हैं। ये बदलाव ना बहुत बड़ा है। सोचिए, पहले कंपनियों को अपना काम करने के लिए महंगे महंगे सर्वर खरीदने पड़ते थे, उन्हें मेंटेन करना पड़ता था। कितना पैसा और झंझट। पर अब क्लाउड के आने से कंपनियां AWS या एज़्योर जैसे प्रोवाइडर्स से कंप्यूटिंग पावर किराए पर ले लेती है। जब जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करो, उतना पैसा दो। ये कहीं ज्यादा सस्ता और फ्लेक्सिबल है। और जब प्रोवाइडर्स की बात आती है ना, तो इस खेल में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे आगे है Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS, जिसके पास मार्केट का लगभग 1/3 हिस्सा है। इसके ठीक पीछे है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और गूगल क्लाउड। AWS को इस फील्ड का बादशाह कहा जा सकता है। इसकी कुछ सबसे पॉपुलर सर्विसेज हैं EC2, जिससे वर्चुअल कंप्यूटर किराए पे ले सकते हैं, S3, जिसमें जितना चाहें उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं, और लैम्डा, जहां सर्वर की चिंता किए बिना बस अपना कोड चला सकते हैं। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। ये बड़ी बड़ी कंपनियों मतलब एंटरप्राइज सेक्टर में बहुत पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ या ऑफिस 365 जैसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हैं, उनके लिए एज़्योर पर शिफ्ट होना बहुत ही आसान हो जाता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और तीसरा बड़ा प्लेयर है गूगल क्लाउड। भले ही मार्केट शेयर में ये तीसरे नंबर पर हो, पर जब बात आती है AI और बिग डेटा की, तो इसका कोई जवाब नहीं। इसकी बिग क्वेरी जैसी सर्विसेज तो कमाल की हैं। कंपनियों को अरबों खरबों डेटा पॉइंट्स को सेकंडों में एनालाइज करने की ताकत देती हैं। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिसका शायद सबको इंतजार है कि भाई ये सब सीखने के बाद करियर के मौके क्या हैं? और सबसे जरूरी बात, कमाई कितनी होती है? क्लाउड की दुनिया में ना एक से बढ़कर एक हाई डिमांड जॉब्स हैं, जैसे क्लाउड इंजीनियर जो क्लाउड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते और मैनेज करते हैं। फिर होते हैं क्लाउड आर्किटेक्ट जो पूरे सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को ऑटोमेट करना ताकि सब मक्खन की तरह चले। और इनके अलावा सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और डेटा इंजीनियर्स की तो जबरदस्त डिमांड है ही। और अब बात करते हैं सैलरी की। यहाँ जो नंबर्स हैं वो वाकई में काफ़ी इंप्रेसिव हैं। इंडिया में एक फ्रेशर भी आराम से 6 से 10 लाख सालाना कमा सकता है, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है एक सीनियर आर्किटेक्ट 25 से 40 लाख या उससे भी कहीं ज़्यादा कमा सकता है। तो भाई इतने अच्छे पैसे और मौके देखकर सीखने का मन तो कर ही रहा होगा, है ना? तो चलिए अब इसी पर आते हैं कि इन क्लाउड स्किल्स को सीखने का सही रोड मैप क्या है। देखिए, सीधे AWS या एज़्योर पर कूदने से पहले ना अपनी नीज मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जैसे घर बनाने से पहले फाउंडेशन डालते हैं, इसमें आपको नेटवर्किंग के बेसिक्स, पाइथन जैसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लिनक्स सर्वर और डॉकर कुबरनेटिस जैसे डेवऑप्स टूल सीखने होंगे। ये स्किल्स आपकी सफलता का आधार बनेंगी। और सीखने का रास्ता भी काफ़ी सीधा है। पहला कदम फ्री रिसोर्सेज से शुरू करें। AWS, एज़्योर, गूगल, ये सभी अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री में ढेर सारे ट्रेनिंग कोर्स देते हैं।
दूसरा कदम, जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, तब सर्टिफिकेशन पर फोकस करें। एक AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट जैसा सर्टिफिकेशन आपकी CV में 4 चांद लगा देता है और ये साबित करता है कि आपको काम आता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का भविष्य कैसा दिखता है और इसके सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं। तो सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? आने वाले सालों में क्लाउड टेक्नोलॉजी किस दिशा में बढ़ने वाली है? इसका भविष्य तो जबरदस्त रोमांचक है। AI और क्लाउड एक दूसरे में और भी गहरे समा जाएंगे। कंपनियां भी अब सिर्फ एक प्रोवाइडर पर निर्भर नहीं रहेंगी, बल्कि मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी अपनाएंगी। मतलब रिस्क कम करने के लिए AWS, Azure, GCP सबको इस्तेमाल करेंगी। और हाँ, क्लाउड सिक्योरिटी की डिमांड तो बस आसमान छूने वाली है, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा क्लाउड पर होगा, उसे सुरक्षित रखना उतना ही जरूरी हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हैं। आखिर वो क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है वेंडर लॉक इन। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी किसी एक प्रोवाइडर, मान लीजिए AWS, पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती है, तो बाद में Azure या Google पर शिफ्ट करना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाता है। दूसरी चुनौती है कॉस्ट। अगर ठीक से मैनेज ना किया जाए तो क्लाउड का बिल हाथ से निकल सकता है। और आखिर में डेटा प्राइवेसी, ये तो हमेशा से एक बड़ी चिंता रही है, खासकर फाइनेंस और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स के लिए। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सबके लिए, जिस तरह से AI और क्लाउड एक हो रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी की हर जॉब किसी न किसी तरह से एक क्लाउड जॉब बन जाए? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसे करियर के बारे में जो न सिर्फ अच्छी सैलरी दे, बल्कि जिसमें बीमारियों को ठीक करने और इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने की ताकत भी हो? आज हम गोता लगाने वाले हैं हेल्थ केयर और बायोटेक की दुनिया में, जो कि भविष्य का सबसे बड़ा अवसर माना जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। $3 ट्रिलियन। जी हाँ, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ये वो हैरान कर देने वाला आंकड़ा है जिस पर 2025 तक ग्लोबल बायोटेक इंडस्ट्री की वैल्यू पहुंचने का अनुमान है। ये सिर्फ एक मौका नहीं है, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। तो सवाल ये उठता है कि साल 2025 में वो एक सबसे बड़ा करियर अवसर आखिर है कौन सा? कोई अंदाजा है? और जवाब है हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी। जी हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी का ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन सिर्फ एक और इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि ये आने वाले कल का करियर पावर हाउस है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस $3 ट्रिलियन के अवसर के पीछे वजह क्या है। आखिर इस फील्ड में डिमांड इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है? तो इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे क्या है? असल में इसके पीछे 4 बड़ी वजहें हैं। सबसे पहली, कोविड-19 ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, जिसने वैक्सीन डेवलपमेंट और डिजिटल हेल्थ में इनोवेशन की जरूरत पर जोर दिया। दूसरी वजह, लोगों की उम्र बढ़ रही है, मतलब वो ज्यादा जी रहे हैं, जिससे पुरानी बीमारियों के बेहतर इलाज की मांग भी बढ़ रही है। तीसरी बात, अब हम एक दवा सबके लिए वाले दौर से आगे निकलकर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के जमाने में आ रहे हैं, जहां इलाज किसी के यूनिक जेनेटिक बनावट के हिसाब से होता है। और आखिर में AI और बायोटेक का पावरफुल कॉम्बिनेशन, जो दवा खोजने से लेकर बीमारी का पता लगाने तक हर चीज को उस स्पीड से तेज कर रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि जब हम हेल्थ केयर और बायोटेक की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, ये स्किल्स आखिर है क्या? तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक तरफ है हेल्थ केयर स्किल्स, जो सीधे मरीजों की देखभाल और डेटा से जुड़े हैं। सोचिए एक डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ है बायोटेक, जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का संगम होता है। ये वो जगह है जहां साइंटिस्ट्स लैब में काम करके जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन बना रहे हैं या कैंसर के लिए नई दवाएं बना रहे हैं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सबको इंतजार रहता है, यानी करियर और कमाई। इस फील्ड में आगे क्या स्कोप है? 2025 तक ये कुछ सबसे ज्यादा डिमांड वाली नौकरियां होने वाली हैं। सोचकर देखिए, एक जेनेटिक काउंसलर के तौर पर काम करना, जो परिवारों को उनके जेनेटिक रिस्क समझने में मदद करता हो, या फिर एक बायोमेडिकल इंजीनियर बनना जो अगली पीढ़ी के आर्टिफिशियल अंग डिजाइन कर रहा हो, या एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट जो अल्जाइमर की पहेली को सुलझाने के लिए बड़े बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज कर रहा हो। ये सिर्फ नौकरियां नहीं हैं, ये समाज पर एक पॉजिटिव असर डालने के मौके हैं। और हाँ, इस मेहनत का इनाम भी काफी अच्छा है,
भारत में ही करियर की शुरुआत एक अच्छे पैकेज से हो सकती है जो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता जाता है और सीनियर रोल्स में 40 लाख या उससे भी ज़्यादा तक पहुंच सकता है, और ग्लोबल लेवल पर तो ये कमाई और भी ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा फील्ड है जो न सिर्फ दिमाग के लिए दिलचस्प है बल्कि आर्थिक रूप से भी काफ़ी फायदेमंद है। तो सवाल ये है कि इस रोमांचक फील्ड में एंट्री कैसे ली जाए। आइए इसके लिए एक आसान सा ब्लूप्रिंट या कह लें एक रोड मैप देखते हैं। ये एक सिंपल 4 स्टेप का रास्ता है। पहला कदम, बायोलॉजी और जेनेटिक्स जैसे कोर साइंस में अपनी नींव को मजबूत करना। दूसरा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे ज़रूरी टेक्निकल स्किल्स सीखना। तीसरा, लैब में प्रैक्टिकल काम करने का अनुभव हासिल करना, जिसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कहते हैं। और चौथा, इस फील्ड से जुड़े सरकारी नियमों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस फील्ड में कामयाब होने के लिए एक बहुत ही यूनिक स्किल सेट चाहिए। ये सिर्फ साइंस या सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। कोर साइंस में एक मजबूत पकड़, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे टेक्निकल स्किल्स और प्रैक्टिकल लैब एक्सपीरियंस तो चाहिए ही, लेकिन उतने ही ज़रूरी हैं सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मुश्किल वैज्ञानिक बातों को आसान भाषा में समझाने की कला। आपने मुझे कुछ बार बायो इन्फॉर्मेटिक्स शब्द का इस्तेमाल करते सुना होगा, तो आखिर ये है क्या? इसे ऐसे सोचिए, ये वो जगह है जहां बायोलॉजी बिग डेटा से मिलती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट एक तरह से जेनेटिक कोड के जासूस होते हैं जो बीमारियों के पैटर्न या नई दवाओं के टारगेट को खोजने के लिए बड़े बड़े बायोलॉजिकल डेटाबेस की छानबीन करते हैं। ये इस फील्ड के सबसे ज़रूरी स्किल्स में से एक है। अच्छी खबर ये है कि इन स्किल्स को सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं। भारत में IITs और ISISC जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट हैं। ऑनलाइन NPTEL और कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स बेहतरीन कोर्सेज ऑफर करते हैं। लेकिन एक बात पर जितना जोर दिया जाए कम है, कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल अनुभव की जगह नहीं ले सकती। फार्मा कंपनियों या रिसर्च लैब्स में इंटर्नशिप ज़रूर ढूंढें, असली लर्निंग तो वहीं होती है। चलिए अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं, पता लगाते हैं कि इस फील्ड का आने वाला कल कैसा दिखता है और इसके सामने क्या चुनौतियां हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि AI दवा की खोज में कितना बड़ा बदलाव ला रहा है। पहले एक नई दवा को बाजार तक लाने में 1 दशक से ज़्यादा और अरबों डॉलर लग जाते थे। अब AI की मदद से हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये टाइमलाइन घटकर सिर्फ 2 से 3 साल रह जाएगी। जरा सोचिए, इसका मरीजों के लिए क्या मतलब होगा। और भविष्य में जो होने वाला है वो तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की, ऐसी दवाएं जो खास तौर पर किसी के DNA के लिए डिजाइन की गई हों। हम क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों को ठीक कर सकती हैं, और यहाँ तक कि लैब में ट्रांसप्लांट के लिए नए अंग उगाने की क्षमता भी रखती है। जाहिर है, इतनी बड़ी शक्ति के साथ बड़ी चुनौतियां और नैतिक सवाल भी आते हैं। एक तरफ हमारे पास बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता है, दूसरी तरफ रिसर्च का भारी खर्च ये सवाल खड़ा करता है कि क्या ये इलाज सिर्फ अमीरों के लिए ही होंगे। और फिर जीन एडिटिंग को लेके गहरे नैतिक सवाल तो हैं ही। हमें कई बड़ी बाधाओं को पार करना होगा। जीन एडिटिंग और क्लोनिंग के आसपास की नैतिक बहस, रिसर्च की आसमान छूती लागत, धीमी सरकारी अप्रूवल प्रक्रियाएं और मरीजों के डेटा की प्राइवेसी को सुनिश्चित करना। इन मुद्दों पर बहुत सावधानी से सोचने और मजबूत नियम बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि हम इस नई दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। अंत में बात बस इतनी है कि बायोटेक्नोलॉजी भविष्य का विज्ञान है। इसमें हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने की जबरदस्त क्षमता है। तो मैं आप सबको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमें हमारे जीव विज्ञान यानी हमारी बायोलॉजी को फिर से लिखने की ताकत दे रही है, हम एक समाज के रूप में ये कैसे तय करेंगे कि इंसान होने का मतलब क्या है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। चलिए आज उन स्किल्स की बात करते हैं जो शायद कॉलेज की डिग्री से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी हाँ, ये वो स्किल्स हैं जो असल में तय करेंगी कि आने वाले वक्त में कोई कितना सफल होगा, खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां मशीनें दिन ब दिन और स्मार्ट होती जा रही हैं। हर तरफ यही बात हो रही है ना कि AI हमारी नौकरियां ले लेगा, सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि फिर हम इंसान करेंगे क्या? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ हम कर सकते हैं, मशीनें नहीं कर सकती? चलिए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं।
देखिए, स्किल्स को ना दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है हार्ड स्किल्स, मतलब कोडिंग, डिजाइनिंग या कोई नई भाषा सीखना। ये वो चीजें हैं जो किताबों से, कोर्सेज से सीखी जा सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ है सॉफ्ट स्किल्स। ये हैं इंसानी हुनर, जैसे बात करने का तरीका, लोगों को समझने की कला। और सच पूछो तो आज की दुनिया में यही इंसानी हुनर किसी की असली कीमत तय करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और शायद सबसे जरूरी ह्यूमन स्किल से, और वो है असरदार कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बड़े बड़े फैंसी शब्द बोलना नहीं होता। ये असल में एक कला है, सही वक्त पर सही टोन में अपनी बात रखने की। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? सुनना। जी हाँ, सुनना। क्योंकि जब तक सामने वाले को समझा नहीं जाएगा, तब तक अपनी बात भी ठीक से नहीं समझाई जा सकती। ये एक टू वे स्ट्रीट है, कोई वन वे भाषण नहीं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये स्किल सीधा सीधा बैंक अकाउंट पर असर डालती है। रिसर्च बताती है कि जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है ना, वो बाकियों के मुकाबले 30 से 40% ज्यादा कमाते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ बेहतर तरीके से बात करने का इतना बड़ा फायदा। और ये स्किल काम कहाँ आती है? हर जगह। जॉब इंटरव्यू क्रैक करने से लेकर बॉस के सामने एक दमदार प्रेजेंटेशन देने तक, या फिर किसी मुश्किल क्लाइंट को अपनी बात मनवाने तक। ये वो मौके हैं जहां अच्छी कम्युनिकेशन किसी को भी हीरो बना सकती है। हर बड़े मौके पर यही एक स्किल सारा फर्क पैदा कर देती है। अच्छा, अब जब बात करना आ गया, तो इसका अगला लेवल क्या है? वो है हमारी दूसरी पावर स्किल, नेगोशिएशन, यानी मोल भाव करने की कला। और देखिए, नेगोशिएशन कोई जीत हार का खेल नहीं है। असली नेगोशिएशन वो है जिसमें टेबल पर बैठे हर इंसान को लगे कि उसे कुछ मिला है, कि वो जीत कर उठ रहा है। ये किसी को हराने के बारे में नहीं है, बल्कि मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालने की कला है जहां सबका फायदा हो, एक विन विन सिचुएशन। तो अगर कम्युनिकेशन सैलरी 30% बढ़ा सकती है, तो जरा सोचिए नेगोशिएशन क्या कर सकती है। जो लोग इस कला में माहिर है ना, वो अपने पूरे करियर में 20 से 50% तक ज्यादा कमा सकते हैं। और ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, ये हर डील, हर मौके पर फायदे की बात है। ये बात ना एकदम सीधी है। अगर अपनी कीमत के लिए मोल भाव करना नहीं आता, तो हमेशा अपनी काबिलियत से कम पर ही काम करना पड़ेगा। दुनिया उतनी ही वैल्यू देती है जितनी हम खुद के लिए मांगते हैं। और जब कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन, ये दोनों स्किल्स एक साथ मिल जाती हैं, तो जन्म होता है तीसरी और शायद सबसे पावरफुल स्किल का, लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप का मतलब सिर्फ मैनेजर की कुर्सी पर बैठना नहीं होता। लीडर तो वो है जो एक विजन देता है, जो मुश्किल समय में टीम को रास्ता दिखाता है, और सबसे जरूरी, लोगों को साथ मिलकर काम करने के लिए इंस्पायर करता है। ये कोई टाइटल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। अब जरा इसका असर सैलरी पर देखिए। एक लीडर को 50 से 100% तक ज्यादा सैलरी क्यों मिलती है? क्योंकि वो सिर्फ अपना काम नहीं कर रहा, वो पूरी टीम की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। वो एक तरह का फोर्स मल्टीप्लायर होता है। आजकल कंपनियों को सिर्फ कर्मचारी नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो विजन देख सकें, जो भविष्य बना सकें। तो अगर किसी को सिर्फ एक कर्मचारी बनकर नहीं रहना, बल्कि मैनेजर, डायरेक्टर या सीईओ बनना है, तो लीडरशिप ही वो रास्ता है जो वहां तक लेकर जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये स्किल्स जरूरी क्यों हैं। लेकिन अब मन में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा होगा, ठीक है, पर इन्हें सीखें कैसे? चलिए अब इसी सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। तो सबसे अच्छी खबर पता है क्या है? कोई भी इन स्किल्स के साथ पैदा नहीं होता। ये कोई जन्म से मिला टैलेंट नहीं है। अरे जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं या गिटार बजाना सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन स्किल्स को भी सीखा जा सकता है, और प्रैक्टिस से बेहतर और बेहतर बनाया जा सकता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? ये रही एक स्टार्टिंग लाइब्रेरी। हर स्किल के लिए एक कमाल की किताब। कम्युनिकेशन के लिए हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, नेगोशिएशन के लिए नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, और लीडरशिप के लिए लीडर्स ईट लास्ट। यकीन मानिए, ये 3 किताबें नजरिया बदल सकती हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। तो ये रहा एक सिंपल सा रूटीन। रोज 5-10 मिनट शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें, अपने विचार ऑनलाइन लिखें और शेयर करें, और जब भी मौका मिले, टीम प्रोजेक्ट्स या ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लें। छोटे छोटे कदम, लेकिन नतीजे बहुत बड़े।
और अगर अब भी कोई डाउट है तो जरा भविष्य की इस तस्वीर को देखिए। आने वाले समय में सफलता का 70% हिस्सा सॉफ्ट स्किल्स पर टिका होगा और सिर्फ 30% टेक्निकल नॉलेज पर। और ये ट्रेंड बदल नहीं रहा, बल्कि हर दिन और तेज होता जा रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगा, असली सवाल तो ये है कि हम क्या करेंगे। 2025 में हमारी सबसे कीमती स्किल कौन सी होगी? वो जो मशीनें भी कर सकती हैं, या वो जो सिर्फ एक इंसान कर सकता है? फैसला हमें ही करना है।